Hello my dear friends, welcome to once again our YouTube channel MTech Tutors. My dear friends, today I will explain non-conventional resource, non-conventional energy resource of the earth. I have explained some non-conventional resource like that wind energy, solar energy, atomic energy. Today I will teach you biogas, tidal energy and geothermal energy. जियोथर्मल मीन्स समझते हैं, मीन्स भूतापीय। देखिए, एक होता है थर्मल एनर्जी यानी ताप ऊर्जा जो कोयले से बनाई जाती है, और दूसरी होती है जियोथर्मल, क्योंकि जियोग्राफी समझते हैं ना, जैसे भूगोल, जियो मतलब क्या होता है भू, है ना। तो वैसे ही जो जियोथर्मल यानी जो पृथ्वी की यानी अर्थ की जो इंटरनल पावर है, क्योंकि अभी आपको पता है कि अर्थ अभी भी क्या है, हॉट है, सिर्फ उसकी ऊपरी लेयर ठंडी हुई है, न कि इंटरनल लेयर। यानी एक्सटर्नल लेयर तो कोल्ड हो गई है, कूल हो गई है बारिश की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, वेदर की वजह से, बट जो इनसाइड वाला लेयर है, जो इनर लेयर है, वो अभी भी लिक्विड फॉर्म में है। तभी तो जो है आपका वल्केनो हो जाते हैं, क्योंकि अभी कोर और मैग्मा, यानी अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, क्रस्ट मेंटल कोर, यानी कोर और जो है आपका मेंटल, ये अभी भी क्या है, यानी जो आपका पूर्णतया से तरीके जो कोर है, जो निफे है, निकिल एंड फेरस वाला, ये अभी भी लिक्विड फॉर्म में है। तो जो मेंटल है, सिलिका एंड मैग्नीशियम, मैंने बताया था सियाल, सीमा एंड निफे, जो सिलिका और मैग्नीशियम वाला पार्ट है, यानी कि जो आपका मेंटल का, यानी मेंटल को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दें अगर, तो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, यानी अपर मेंटल, लोअर मेंटल। तो जो इनसाइड द अर्थ के नीचे वाला जो पार्ट है, मीन्स आपका कोर यानी निफे, और प्लस जो आपका लोअर मेंटल है, वो वाला पार्ट अभी भी लिक्विड फॉर्म में है। तो इस प्रकार जब पृथ्वी हॉट रहती है तो उससे क्या निकलता है, उससे निकलती है भाप यानी स्टीम, उस स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे कन्वेंशनल एनर्जी है, रिसोर्स हैं, जिनका उपयोग हम लोग एनर्जी के लिए करते हैं। और ये कॉस्टली तो है, ये कॉस्टली तो है, पैसा भी लगता है इसमें, यानी एक्सपेंसिव है ये। लेकिन अगर हम एनर्जी के कॉस्ट की बात ना की जाए, अगर इसके हम जो है लागत की बात ना करें, हम सिर्फ इसके जो है फ़ायदे की बात करें, इसके अगर हम प्रॉफिट की बात करें, तो प्रॉफिट इससे बहुत सारे हैं। पहला प्रॉफिट क्या है, ये ग्रीन एनर्जी है, हरित ऊर्जा है, ग्रीन एनर्जी, जिससे जो है कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा। तो चलिए हम जानते हैं एक एक करके इन सारी चीज़ों के बारे में। आज डेट है बेटा 24 अगस्त 2020, डे है मंडे, ठीक है। तो आज है टॉपिक जो है नॉन कन्वेंशनल में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स में आज हम बात करेंगे जियोथर्मल, जियोथर्मल एनर्जी। यानी भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। यानी ये जो आपका जियोथर्मल है, ये किससे बनती है, भूताप से, है ना, भूताप से ये एनर्जी मिलती है। यानी जैसे देखा जाए, मैंने आपको बताया था कि अर्थ में अगर हम डिवाइड करें, इसको हम इस तरह डिवाइड करें कि इंटरनल पार्ट, एक्सटर्नल पार्ट और ये मिडल, ये हो गया आपका जो है आपका क्रस्ट, ये वाला पार्ट होगा मेंटल,
ये वाला हो गया 4। बात समझ आ रही है? इसको अगर हम कहें तो निकेल, इसको कहें सीमा, इसको कहेंगे सीआर। सिलिका एल्यूमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम, सिलिका तो निकेल एंड फेरस, इसको कहेंगे निकेल फेरस, कहते हैं सिलिका मैग्नीशियम, इसको कहते हैं सिलिका एल्यूमिनियम। समझ आएगी? इसको मैंने आपको दोबारा रिवाइज करा दिया है, उसको जान लीजिए। तो होता क्या है, इसको मैं यूज करूँगा, ठीक है। तो कोर मेंटल क्रस्ट, यदि देखा जाए क्रस्ट मेंटल कोर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये होती है अपर लेयर, ये मिडिल, ये इनर। इनर लेयर, मिडिल लेयर है, अपर लेयर। अब देखिए क्रस्ट को तो हमने हटा दिया, इसको हम रिमूव कर दें, क्रस्ट को हम रिमूव कर दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे कोर की, है ना। तो कोर में आप देखा जाए तो इसका भी ये जो फॉर्म है वो कैसा है, लिक्विड में है, लिक्विड में है ये, है ना। और हॉट है, मैग्मा की तरह लिक्विड है ना, इसको मैग्मा भी कहा जाता है। ये मैग्मा मतलब इसको कहते हैं जो लिक्विड रॉक होती है, लिक्विड जो रॉक होती है उनको क्या कहा जाता है, मैग्मा, है ना। जब अर्थक्वेक वगैरह आता है, अर्थक्वेक के समय ये निकलते हैं, अर्थक्वेक के समय ये निकलते हैं। इतनी सी बात आप समझ में आई, लिक्विड रॉक हो गया, मैग्मा हो गया, लिक्विड रॉक हो गया, यानी ये आपका नाम है। अब देखते हैं हम क्या नाम है आपका, ये वाला, इसको कहते हैं मेंटल, है ना। अब मेंटल में भी दो होते हैं, पहला क्या है अपर मेंटल, और सेकंड है आपका लोअर मेंटल। अब आप सोचोगे अपर मेंटल लोअर मेंटल क्या होता है, तो देखिए अपर मेंटल और लोअर मेंटल के लिए हम देखते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं। अपर मेंटल जो होता है ये कहीं ना कहीं किसका किससे लेयर बनाता है, ये लोअर क्रस्ट से, लोअर क्रस्ट प्लस अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट और मेंटल का जो ऊपरी पार्ट है, मेंटल का ऊपरी पार्ट है ना, ऊपरी पार्ट ये हो गया अपर मेंटल में आ जाता है। लोअर मेंटल में क्या होता है, जो आपका है लिखे यानी कोर प्लस लोअर, कहने को मतलब दो पार्ट मिल जाते हैं। जो अपर मेंटल होता है किससे मिलता है, आपके लोअर क्रस्ट से मिलता है, और जो आपका लोअर मेंटल होता है ये कोर से मिक्सअप होता है। तो इस प्रकार पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये हो गए थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपका अर्थ का, हम इसको रीच करते हैं, इसको हीट एनर्जी जो बेटा obtained from the earth, from the earth, it's called geothermal
एनर्जी। हमने से क्या किया कि हीट एनर्जी जो है वो किससे मिलती है, आपके अर्थ से मिल रही है, उसे क्या कहा जाता है, जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। इतना छोटा सा इसका जो है बहुत ही आसान शब्दों में कि हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। ऐसी हीट एनर्जी, ऐसी ऊर्जा, ऐसी गर्मी जो किससे मिलती है, अर्थ से मिलती है, अर्थ से प्राप्त की जाती है, उसको कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी, उसको कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। जो कब भूतापीय ऊर्जा होता है बेटा, क्योंकि आपको पता है कि इनसाइड द अर्थ जो है एनर्जी का जो लेवल होता है तो क्या होता है, प्रेशर है ना, तो बहुत ही हाई होता है। जो प्रेशर है वेरी हाई इनसाइड द अर्थ है ना। इससे क्या निकलता है, कभी कभी जहाँ पर एक स्प्रिंग निकलती है ना। तो कहने को मतलब बात समझ में आ रही है कि मतलब ये होता है कि जो अर्थ का जो ये भूतापीय ऊर्जा है, इससे मतलब ये है कि जो अर्थ की इंटरनल लेयर है वहाँ पर प्रेशर बनता रहता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो अर्थ की जो पावर है यानी इंटरनल पावर है, जो एनर्जी निकल रही है, हीट निकल रही है, वो बहुत ही प्रेशर के साथ अर्थ की सरफेस को, अर्थ के क्रस्ट को तोड़ते हुए बाहर निकलती है। तो इससे जो ये हीट के साथ जो पावर जो जनरेट हो रही है, इसको जो है जनरेटर के द्वारा इसको चेंज कर लेते हैं, किसमें, एक प्रकार से एनर्जी में। कैसी एनर्जी में, जैसे आपको पता है कि डायनेमो जो बाइक में, कार में लगी होती है कि यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में, यानी व्हीकल पावर को किसमें यूज करता है, ये जनरेट कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है, किसमें, आपके इलेक्ट्रिक ऊर्जा में। सेम कंडीशन यहाँ पे होती है कि जो ये थर्मल एनर्जी होती है, इसको जो है जनरेटर के द्वारा हम किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इस पावर को हम कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। अब इस एनर्जी से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बिजली का बल्ब यूज कर सकते हैं हम, क्या नाम है, जो फ्लोर मिल होती है ना, आटा चक्की फ्लोर मिल, इसका उपयोग कर सकते हैं, ट्यूबवेल को ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये एनर्जी का उपयोग बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। इस एनर्जी का उपयोग हम लोग बहुत सालों तक भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हीट एनर्जी जहाँ पर क्रस्ट पतली होगी या जहाँ पर पावर ज़्यादा होगा, ऑटोमेटिक वहाँ की एनर्जी की जो स्प्रिंग्स होती हैं, जो तीव्रता होती है, बहुत तेज़ी से बाहर निकलती है। बस हमें करना क्या है कि हमें अपने इक्विपमेंट्स को मेंटेन करना है, उसकी देखभाल करनी है, उसकी केयर करनी है, और केयरफुल होकर उस जनरेटर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को हमें जनरेट करना है। इसका उपयोग हम लोग जो है बाथरूम में कर सकते हैं, हम लोग पावर सप्लाई में भी कर सकते हैं, पावर जनरेट में कर सकते हैं, फ्लोर बिल में कर सकते हैं, इरीगेशन यानी ट्यूबवेल को संचालित करने में कर सकते हैं। यानी अगर चाहें तो हम अपनी सारी जो बेसिक नीड्स हैं इसके द्वारा हम पूरी कर सकते हैं। ज़्यादातर इसका उपयोग पहाड़ी इलाकों में, जैसे हम अगर देखें तो USA में किया जाता है। आपके इंडिया की अगर मैं बात करूँ, इंडिया में आपका हिमाचल प्रदेश, इंडिया में अगर देखें, इंडिया में हिमाचल प्रदेश है ना, और मोस्टली USA में होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, ये तो होगा इंडिया में। अब हिमाचल प्रदेश देखिए, मणिकरण है ना, मणिकरण कहा जाता है इसको, या पूगा घाटी है एक बेटा, कहाँ पर, ये लद्दाख के आसपास आता है। पूगा जो है आपका लद्दाख में है ना। तो पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि USA जो है वो जियोथर्मल में एनर्जी में बहुत ज़्यादा वहाँ पर यूज किया जाता है। यानी अगर देखा जाए तो USA में जियोथर्मल एनर्जी वेरी ज़्यादा बहुतायत मात्रा में, यानी है ना, लार्ज अमाउंट में इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें और भी कंट्रीज हैं, जैसे न्यूजीलैंड है ना, न्यूजीलैंड हो गया, आइसलैंड, है ना, फिलीपींस है ना, उसके बाद आपका सेंट्रल अमेरिका
हाँ, इन सब जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब जो थर्मल एनर्जी का उपयोग मोस्टली कहाँ किया जाएगा, माउंटेन रीजन में, क्योंकि वहीं एनर्जी प्रेशर ज़्यादा होता है। देखा जाए माउंटेन जो रीजन है वहाँ पर इसका मोस्टली अगर नोट कर लिख सकते हैं आप, माउंटेन रीजन में इसका जो है जियोथर्मल एनर्जी का उपयोग ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि वहीं पर प्रेशर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि जितनी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाएंगे वहाँ पर वायुदाब कम होता जाता है, आपको पता है। तो वायुदाब कम होता जाता है, इसलिए प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा होता है और टेम्परेचर कम होता है। जैसे न्यूजीलैंड हो गए, आपका यूएसए हो गया, आइसलैंड, फिलीपींस, सेंट्रल अमेरिका, इन सारी कंट्रीज में इसको उपयोग किया जाता है। इंडिया में मोस्टली जैसे मणिकरण कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में हो गया। कुगा वैली कहाँ है, कुगा घाटी, कुगा वैली ये कहाँ है, लद्दाख में है। या फिर नोटबुक में यानी आपके टेक्स्ट बुक में आप इसको नोट कर सकते हैं, और आपकी बुक में भी दिया गया है, रीडिंग बुक में भी दिया गया है। इन सारे कंट्री, इन सारे जो प्लेसेस मैंने आपको बताए, इन सब चीज़ों का उल्लेख आपकी बुक में किया गया है। हम बात करेंगे बेटा, सेकंड पॉइंट हमारा है टीडल एनर्जी, है ना। इसको कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा, है ना, ज्वारीय ऊर्जा। अब टीडल एनर्जी का क्या मतलब है, टाइड जाते हैं ना, टाइड आता है ना, ज्वार भाटा, वही है टाइड। अब ये नहीं कि टाइड वाला डिटर्जेंट पाउडर आता है वो टाइड नहीं, ये टाइड होता है समुद्रों में आता है, ओशियन में आता है ना। अब जो टीडल एनर्जी होती है बेटा किससे जनरेट की जाती है एनर्जी, है ना, एनर्जी जनरेटेड बाय द टाइड्स इज कॉल्ड टीडल एनर्जी, है ना। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टीडल एनर्जी, है ना। यानी जो एनर्जी आपके टाइड द्वारा पैदा की जाती है, टाइड से पैदा होती है, यानी उत्पन्न की जाती है, उसको कहते हैं टीडल एनर्जी। इसको देखते बेटा, आगे हम इसके बारे में जानेंगे। टीडल एनर्जी को हम बनाने के लिए करेंगे क्या, इसके लिए हमें क्या करना है, डैम कहाँ बनता है बेटा, बिल्ड ऑन द रिवर, है ना। ये क्या होता है, डैम होता है, बड़ी बड़ी एक प्रकार से बड़ी सी दीवार होती है ना, जो रिवर साइड के एक जो आपका उसका फ्लोइंग एरिया होता है उस पर वो दीवार खड़ी कर दी जाती है। इस साइड में पानी को स्टोर कर लिया जाता है, धीरे धीरे यहाँ गेट के माध्यम से खोला जाता है। यहाँ पे टरबाइन होती है, जब पानी इस पर चलती है तो टरबाइन घूमती है और यहाँ पे वायर लगे होते हैं, और एनर्जी को ट्रांसमिशन द्वारा, वायर ट्रांसमिशन द्वारा उसको जो है हम जो है एक ग्रिड बनी होती है, इलेक्ट्रिक ग्रिड, उस इलेक्ट्रिक ग्रिड के माध्यम से हम पूरे इलाके में लाइट को, इलेक्ट्रिसिटी को, देखिए लाइट की बात नहीं कि लाइट में प्रकाश होता है, पर इलेक्ट्रिसिटी में कब होता है, बिजली, ये विद्युत। तो हम उस बिजली को, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कर देते हैं, उसको हम स्प्रेड कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं। तो ये कुछ पार्ट्स हो गए। यानी हमारी सबसे पहले क्या होता है कि नदी के पानी को रोका जाता है, क्या बना के, डैम को, और जो डैम को कहाँ बनाया जाता है, नदी के बहाव वाले क्षेत्र में। और जो नदी के बहाव वाले क्षेत्र में जब हम डैम को बना लेते हैं तो नदी की एक साइड में, मान लीजिए ऐसी कोई नदी बह रही हो, यानी आपका सरयू रिवर अगर आपको बह रही है तो सरयू रिवर के पास आपके ही जो मुमताज़ नगर के पास क्या बना दिया जाए, एक डैम बना दिया जाए, है ना। नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में एक डैम बना दिया जाए। जब नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में एक डैम बन जाएगा तो क्या होगा कि जो रिवर अभी आपका वेस्ट टू ईस्ट फ्लो हो रही थी वो क्या हो जाएगा, पानी रुक जाएगा। किस साइड में, क्योंकि डैम बन गया है बीचों बीच में, तो पानी आपका इसी साइड में, यानी तो वही मैंने आपसे बताया कि टीडल एनर्जी जो होता है, जो आपका मान लीजिए जो रिवर है उसके रिवर के बीच में बना दिया जाता है, डैम बना दिया जाता है, तो पानी क्या हो जाता है, पानी एकत्र हो जाता है, रुक जाता है। तो सेम ऐसे ही जो आपका डैम बनाया जाता है, ये कहाँ बनाया जाता है, जहाँ पर टाइड्स आते हैं। तो टाइड्स कहाँ पर आते हैं ज़्यादातर, कोस्टल एरिया में। टाइड्स कहाँ पर आते हैं, कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरिया में टाइड्स आते हैं ना,
तो वहाँ पर क्या बनाया जाता है, जहाँ पर टाइल्स आते हैं बेटा, टाइल्स के बीच में एक बड़ी से ऐसे ही दीवार बना दी जाती है, उसमें थोड़ा सा ऐसे मतलब दीवार के बीच में होल होते हैं, जिससे पानी आराम से निकल जाता है ना। यहाँ पर टरबाइन लगा होता है, आपकी बुक में फिगर दिया गया है, तो टरबाइन लगा होता है। टरबाइन जब लगा होता है तो आपका हाइट जो टाइट होता है, टाइट दो प्रकार होता है, एक हाई टाइट होता है, एक लो टाइट होता है। तो हाई टाइट और लो टाइट के आधार पर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। होता क्या है कि जो आपका टाइट आता है, ये उस जो आपका डैम बना हुआ है, उस डैम से जब वाटर गुजरता है तो टरबाइन घूमती है, जब टरबाइन घूमती है तो बिजली आपका जनरेट होता है। और मोस्टली जो आपका ये टाइट वाला पार्ट है, टाइट वाला पार्ट बनाया कहा जाता है, ये टाइट से जो एनर्जी जनरेट होती है, कहाँ जनरेट होती है, ज़्यादातर आपके अगर हम वर्ल्ड की बात करें, अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो फ्रांस में बात की जाएगी। फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, है ना, इन सब जगहों पर। अगर हम इंडिया में बात करें, मैंने आपको पहले बोल दिया ना, कोस्टल एरिया में जहाँ पे समुद्र होगा वहीं बनाया जा सकता है, जहाँ समुद्र होगा ही नहीं वहाँ कोई मतलब नहीं है। समुद्र हो यानी वो ओशियन हो, बिग ओशियन हो, स्मॉल ओशियन हो, सी हो, कैसा भी हो, गल्फ हो, है ना, कुल मिलाकर वाटर का जहाँ पर टाइट आना चाहिए, रिवर में कोई टाइट नहीं आता, ठीक है। तो इंडिया की अगर बात करें तो जैसे कच्छ की बात कर लेते हैं, गुजरात में है ना, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ में हो जाएगा, है ना, कच्छ की बात कर लिया गया, मुंबई कर लिया जाएगा, है ना, भरूच, हाँ, ये सब कहाँ है आपके, जैसे मुंबई हो गया, आप गांधी नगर महाराष्ट्र में है, भरूच कहाँ है आपका, गुजरात में है, आपका गल्फ ऑफ कच्छ भी गुजरात में है ना। इन सब जगहों पर इस प्रकार टाइट बनाए जाते हैं, मतलब टाइट के जो एनर्जी रिसोर्स हैं उनको हम प्रोड्यूस करते हैं, टाइट के द्वारा एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और उसको उपयोग करते हैं। इससे होता क्या बेटा, देख लेते हैं, इस टाइट से हम क्या यूज करते हैं, टाइड मिल यूज कर सकते हैं, है ना, टाइड मिल होता है ना, टाइड मिल, या फिर हमको चाहें तो कह सकते हैं कि टाइड इलेक्ट्रिक पावर, टाइड इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस, इस प्रकार हम इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा वायु एनर्जी। वायु एनर्जी क्या होता है, जैव ऊर्जा। अब आप सोचोगे सर जैव ऊर्जा का क्या मतलब, जैव ऊर्जा मतलब जैसे हम लोग घर में यूज करते हैं ना, क्या यूज करते हैं, गाँव में अक्सर लकड़ी, है ना, वुड यूज करते हैं। देखिए लकड़ी यूज तो करते हैं, हम लकड़ी यूज करते हैं, कोयला यूज कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, तो क्या ये नॉन कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल है भाई। कोयला से यूज करेंगे तो कन्वेंशनल हो गया। दूसरी बात ग्रीन एनर्जी कहाँ है, ग्रीन एनर्जी नहीं है ये क्या कर सकता है, कार्बन प्रोड्यूस करता है, क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, धुआं निकलता है ना, स्मोक। तो हमने क्या कहा, बायो एनर्जी। अब बायो एनर्जी का मतलब यानी जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो एनिमल द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसके द्वारा जो एनर्जी बनाई जा सकती है, जैसे बायोगैस यानी जो एनिमल के जो गोबर होते हैं ना, गोबर से उससे एनर्जी बनाई जाती है, या जो अदर वेस्टेज होते हैं, वेस्ट मटेरियल, उनसे बनाई जाती है। तो आइए हम उसके बारे में जानते हैं। अब जैव एनर्जी मतलब होता है जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल, अब वो देखिए यानी ऑर्गेनिक मटेरियल यानी अगर चाहें तो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, है ना, जैसे डेड एनिमल हो, कोई डेड एनिमल हो या प्लांट हो, है ना, उसके जो मटेरियल होते हैं उससे जो एनर्जी बनाई जाती है उसको कहते हैं बायो एनर्जी, है ना। तो मैंने क्या कहा, वेस्ट मटेरियल ना, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, कोई डेड एनिमल हो गया या जो घर में हम लोग वेस्टेज निकालते हैं ना, उन सब चीज़ों से। इसके अलावा और भी है एनिमल डंग, बेटा,
एनिमल डंग मतलब गोबर आप जानते हो ना, एनिमल डंग हो गया। किचन वेस्ट होता है, किचन वेस्ट है ना, किचन वेस्ट होता है, तो किचन से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है इन सब चीज़ों से, यानी कहने का तात्पर्य ये हो गया कि जो आप घरेलू चीज़ें जो आप यूज करते हो, जैसे काऊ डंग हो गया, एनिमल डंग हो गया, या ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल जो आपके किचन से निकलता है, वेस्ट मटेरियल, डेड एनिमल हो गया, डेड प्लांट हो गए, है ना, इन सब चीज़ों से जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उसको कहते हैं बायो एनर्जी। आप घर में इसका उपयोग अच्छे से जानते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, और इसका उपयोग अब देखा जाए तो हम इससे हम फर्टिलाइजर भी बनाते हैं। भाई काऊ डंग से फर्टिलाइजर बनता है, एनिमल जो डेड एनिमल होते हैं इससे फर्टिलाइजर बनता है, प्लांट मटेरियल ये भी जब ये सड़ जाता है तो मिट्टी में मिल जाता है, इससे जो उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के वो मिट्टी में घुल मिल जाते हैं, इससे मिट्टी की जो फर्टिलाइजेशन होती है, लेवल होता है उसको वो इंक्रीज करते हैं, कि कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, हेल्पफुल है। और इसका उपयोग जब हम जो है बायोगैस प्लांट में यूज करते हैं, बायोगैस प्लांट यूज बायोगैस प्लांट है ना, बायोगैस प्लांट अगर यूज करते हैं कैसे होता है, गैसियस होता है, गैसियस प्लांट, इसमें फॉर्मेट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसका उपयोग हम लोग घर में यूज कर सकते हैं, हाउस में, है ना। इसमें देखा जाए तो कुकिंग फूड है ना, एनर्जी लाइट सोर्स, लाइट एनर्जी है ना, लाइट में, हीट में, खुद को ठंडियों में गर्म कर सकते हैं इससे, हीटर वगैरह भी जनरेट कर सकते हैं, कुकिंग खाना बना सकते हैं इससे, है ना, वाटर को हीट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है। इसमें होता क्या है, जो आपका ये बायो एनर्जी होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं क्या कर सकते हैं इसमें, जो आपके इसको चेंज कर देते हैं, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, कन्वर्ट, है ना, इसमें डिकम्पोज कर देते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वेस्ट मटेरियल को बैक्टीरिया डिकम्पोज वेस्ट मटेरियल, है ना, ये बात समझ आ रही है। जो बैक्टीरिया होते हैं डिकम्पोज कर देते हैं, इसको वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज कर देते हैं, डिकम्पोजर जानते हो ना, है ना, अपघटक छोटे छोटे पार्ट्स में उसको तोड़ देते हैं। बायोगैस में मिक्सचर क्या होता है बेटा, ये देखते हैं, जो मिक्सचर होता है बायोगैस, बायोगैस मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का सबका मिक्सचर होता है। जो आपका बायोगैस है ना, बायोगैस क्या होता है, लाइटनिंग के लिए, मैंने पहले ही बताया, लाइटनिंग, है ना, कुकिंग, इन सब के लिए क्या है, बहुत ही सुटेबल है, सुटेबल फॉर लाइटनिंग, कुकिंग, है ना। कुछ और मटेरियल निकलते हैं, देखिए एक्सीलेंट फूड, है ना, फॉर लाइटनिंग एंड कुकिंग। और इसका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या बन जाता है, तो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कहीं कहीं ऑर्गेनिक मटेरियल ही हो जाता है, जो फर्टिलाइजर का काम करता है। इस प्रकार और जो वेस्ट मटेरियल होता है कीजिए वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर, है ना। इस प्रकार अगर देखा जाए तो जो आपका ये एनर्जी वाला सोर्स मैंने आज आपको बताया, कन्वेंशनल एनर्जी का सोर्स मैंने आपको जो बताया कि कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे जो है इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ही
यूजफुल हैं, नॉन कन्वेंशनल वाले, यानी जो कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं, इनको ग्रीन एनर्जी भी कहा जाता है। इनको हम चाहें तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स भी कह सकते हैं, है ना, नॉन एग्जॉस्टिबल भी कहा जा सकता है। यानी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही यूजफुल हैं। और ऐसा नहीं है ये एक्सपेंसिव हैं, कुछ एक्सपेंसिव है, कुछ नॉन एक्सपेंसिव हैं, लेकिन एनर्जी का सोर्स आप देख ही रहे हैं कि देखा जाए तो एनर्जी का सोर्स बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन इसका जो यूज है, जो इसकी मांग है, डिमांड है, वो बहुत ज़्यादा है। सप्लाई कम है, सप्लाई चेन कम है, सप्लाई चेन का जो लेवल है बहुत लो है, बट डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें एवरी ईयर या देखा जाए तो हमें पर डे एनर्जी के सोर्स को, एनर्जी को हमें बचाना चाहिए, इसको सेव करना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया में आज भी बहुत से ऐसे शहर हैं, बहुत से ऐसे गाँव हैं, आज़ादी के लगभग अभी मैंने आप लोगों ने हाल ही में 74 इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किया, बट आज भी 74 साल बीतने के बाद भी आज भी कुछ ऐसे गांव हैं, विलेजर्स हैं जिनको आज तक लाइट नहीं मिली। कागज़ पे लाइट तो है, बट फिजिकली देखा जाए अगर उसका सर्वे किया जाए तो लाइट नहीं है। उत्तराखंड में ऐसे बहुत सारे गाँव हैं जहाँ आज तक लाइट ही नहीं पहुँची। उत्तराखंड हो गए, मणिपुर हो गए, यानी जो आपके पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर लाइट नहीं पहुँच रही है। अब लाइट पहुँची है वहाँ पर। अभी हाल ही में हमने पढ़ा था कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ गांव ऐसे हैं जो 74 साल बाद, जब उनको यानी पिछले इन 74 सालों में, अभी मैं इंडिपेंडेंट की मैंने बात की इसलिए मैं 74 साल को काउंट कर रहा हूँ। अभी हाल ही में मैंने पढ़ा था कि वहाँ पर अब जाके जब लाइट आई तो लोग उसको देवी समझकर उसके चरण स्पर्श करने लगे, अपने सर को झुकाने लगे। तो आप सोचिए कि कुछ ऐसे एरियाज आज भी हैं जहाँ पर लाइट नहीं मिल रही है, बेसिक नीड्स नहीं है उनको मिल रही हैं, जो उनकी बेसिक नीड्स हैं वो भी फुलफिल नहीं हो रही हैं। तो इसके लिए हम योगदान कर सकते हैं, इसके लिए हम अपना थोड़ा सा योगदान, अगर आप सोचते हो सर हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे करेंगे, ये तो गवर्नमेंट का वर्क है। बेटा गवर्नमेंट का वर्क तो हो सकता है, बट हमारा भी वर्क है कि हम एनर्जी को सेव करें। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि सेव द एनर्जी, सेव द कंट्री, सेव द ट्री, सेव द अर्थ। जाहिर सी बात है जितने भी एनर्जी के सोर्स हैं सेकेंडरी अर्थ से निकाले जाते हैं। अगर रिसोर्स ऑलरेडी खत्म हो जाएंगे, जितने भी रिसोर्स हैं तो कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल है, कैसे भी रिसोर्स हैं, अगर फिनिश हो गए तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? क्वेश्चन मार्क। ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो देखा जाए तो हमें सेव करना है। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि अगर आप सपोज करिए रेड लाइट हो रही है तो आप इंजन को ऑफ कर सकते हैं। अगर आप स्कूल जा रहे हैं और आपके घर में या आपके मोहल्ले से, आपके इलाके से अगर कोई जो सेम कॉलेज सेम ऑफिस में जा रहा था, आप उसके साथ कार पुल कर सकते हैं, बाइक पुल कर सकते हैं, पैदल जा सकते हैं। मार्केट जा रहे हैं तो पैदल जाइए। अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो थैला लेकर जाइए, प्लास्टिक का नो प्लास्टिक यूज करिए, सिंगल प्लास्टिक यूज बंद करिए, है ना। अगर आप कमरे में है तब तो फैन को यूज करिए, लाइट को यूज करिए, अदरवाइज ना करिए। दिन में अगर बात नहीं हो रही है तो आप हो सके तो लाइट का उपयोग ना करें, क्योंकि सनलाइट वैसे ही इतनी ज़्यादा तेज होती है। तो इस प्रकार यूज कर सकते हैं, है ना। यानी अनवांटेड चीज़ें अगर आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जितनी अगर ज़रूरी नहीं, नेसेसरी नहीं है, तो आप उसका यूज ना करें। हो सके तो पैदल चलने की आदत डालें, हो सके तो साइकिल चलाने की आदत डालें, हैबिट डालें। इससे दो बेनिफिट होंगे, एक तो एनवायरनमेंट सही होगा, एनर्जी सेव होगी, पॉकेट मनी खर्च बचेगी और आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। सो कहने का मतलब ये हो गया कि हमें अगर जो है ये ना सोचें कि ये कंट्री का वर्क है, ये मेरा वर्क नहीं है, तो इसको अगर हम इसको एक साइड में रख दें और ये सोचें कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे लोगों के लिए बेनिफिट हो, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी कंट्री को, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे देश को और शायद हमारे अर्थ को फ़ायदा हो, हमारे ह्यूमन बींग्स को फ़ायदा हो, ह्यूमन चेन को फ़ायदा हो। अगर प्लांट्स कटेंगे तो एनिमल्स कहाँ जाएंगे, उनके घर खत्म हो जाएंगे। अगर कोई ये कहता है कि जंगल से जानवर घर आ गया, गांव में बस्ती में आ गया, तो हमें ये सोचना चाहिए कि जानवर नहीं आया है, हम उसके घर में घुस गए हैं, क्योंकि हमने जंगलों को काटा है। एनिमल्स ने हमारी बस्तियों को नष्ट नहीं किया, हमने जंगल को कट किया, हमने ट्री को कट किया, हमने डिफॉरेस्टेशन को आगे बढ़ाया। इससे बेनिफिट कुछ नहीं मिला, सिर्फ नुकसान हुआ। टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, है ना। इन्वायरमेंट आपका जो उसका साइकिल चेन है वो डिसबैलेंस हो गया, है ना। फ्रूट जो हैं वो ख़त्म हो गए, जो मेडिसिनल प्लांट्स होते थे वो फिनिश हो गए। जो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, अभी मैंने आपको हाल में बताया था कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो विलुप्त कगार पर हैं, समाप्त होने वाले हैं, फिनिश होने वाले हैं। तो इनकी इस स्थिति पर लाने के लिए जिम्मेदार कौन? हम हैं और आप हैं। तो इसलिए मैं आपको एक संदेश देना चाहूँगा कि आप एनर्जी को सेव करिए, सेव एनर्जी सेव द कंट्री। कोशिश करें तो जो है एनर्जी को कम से कम कंज्यूम करें, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है।
तो हम सप्लाई कम से कम कुछ ऐसा कर लें, अगर हम 60 वाट का बल्ब जलाएँ या 50 वाट का बल्ब जलाएँ तो हो सके तो हमें कम से कम एनर्जी खपत करने वाली चीज़ों जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स आते हैं उनका उपयोग करें। तो बेटा थैंक यू सो मच। आज का वीडियो और आज का टॉपिक यही फिनिश होता है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो पर यानी नेक्स्ट टाइम पर आपको न्यू टॉपिक नया चैप्टर पढ़ाएंगे। तब तक आप लोग इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ें, रीड करें और इस चैप्टर को फिनिश करें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक शेयर कहीं ना कहीं हमें इनकरेजमेंट देता है, हमें और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए, हमें एक अच्छा लेक्चर देने के लिए हमें आगे प्रोत्साहित करता है। थैंक यू सो मच।